अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है अक्सर एकेडमी पर। नाउ हम लोगों ने एनिमल टिश्यूज का स्टडी किया और एनिमल टिश्यूज में हमने देखा कि कितने हमने जो देखा है वो हैवानी बाफ्तों की बात की है। हैवानी बाफ्तों के अंदर जो उनके मामले में हमने देखा कि किस तरह से उनकी तंजीम होती है। अब हम उन्हीं बाफ्तों का किस तरह से एक एनिमल के जिस्म में, एक हैवान के जिस्म में अरेंजमेंट होती है, तरतीब होती है, उसको देखने वाले हैं। और हमने ये कहा था कि जो यूनिसेलुलर यानी यककलवी जानदार होते हैं और जो कसीर खलवी जानदार होते हैं, तो हमने कहा था कि यककलवी जानदार के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, जितने भी काम होते हैं, वो सारे काम एक खलिया के जरिए अंजाम दिए जाते हैं। और जो कसीर खलवी होते हैं, उन कसीर खलवी के अंदर वो जो जितने भी काम है, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, जो काम है, वो ग्रुप या बहुत सारे सेल मिलकर करते हैं, जिसको हमने कहा था बाफ्ट, जिसको हमने कहा था टिश्यू ना। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मेंढक। अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो सिलेबस में मेंढक सबसे आखिर में है, फ्रॉग सबसे आखिर में, इससे पहले अर्थवॉर्म है और उसके बाद है तो हमारा कॉकरोच है और उसके बाद फ्रॉग है, उसके बाद मेंढक है। लेकिन हम पहले मेंढक को पढ़ेंगे ताकि आपके माइंड में एक कंसेप्ट आए, एक खाका आपके माइंड में आ जाए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसका उसका रीजन ये है, उसकी बड़ी वजह ये है कि चूंकि मेंढक से हम मानूस है, मेंढक को हम देखते हैं, हमारे अतराफ में ये मौजूद होता है, इसके मुकाबले में कि एक सिद्धोड़ को, एक अर्थवॉर्म को हम देखें जो कि हमारे सामने कभी कभार आता है। तो इसलिए पहले हम मेंढक की बात करेंगे। मेंढक का जो जिस्म है वो कैसा बना हुआ है, वहां पर कौन कौन से काम है, कौन कौन से फिजियोलॉजी का फंक्शन है, उसके अंदर हाजमा कैसा होता है, उसके अंदर एक्सक्रीशन कैसा होता है, जो फाजिल मादों को जिस्म से निकालना होता है, गैर जरूरी मादों को निकालना होता है, फिर दौरान खून कैसा होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर अब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। हम सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि जो फ्रॉग होता है, जो मेंढक होता है, तो ये जो फ्रॉग है, जो मेंढक है, तो ये जमीन पर और ताजा पानी, यानी फ्रॉग की अगर बात करें तो फ्रॉग को क्या कहा जाता है? फ्रॉग को कहा जाता है एम्फीबिया। एम्फीबिया इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? एम्फीबिया। क्या कहा जाता है इसको? एम्फीबिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो होता है, ये जमीन पर और ताजा पानी, ये दोनों जगह पर होता है। ये कहाँ पर होता है? जमीन पर भी मौजूद होता है और ताजा पानी, दोनों में रह सकता है। इसलिए इसको फाइलम कॉर्डेटा, किसका मेंबर बनाया गया इसको? कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। अब ये कॉर्डेटा क्या होते हैं? तो कॉर्डेटा ये वो जानदार है जो फिक्री हैवान, उनको क्या कहा जाता है? फिक्री हैवान। अब ये फिक्री हैवान का मतलब क्या होता है? तो इसको सिर्फ इतना समझ लीजिए अभी कि जिन जानदारों के अंदर रीढ़ की हड्डी होगी, रीढ़ की हड्डी होगी, वर्टिब्रल कॉलम होगी, उनको कहा जाता है वर्टिब्रेट्स, उनको कहा जाता है कॉर्डेट्स। ठीक है। अब ये वर्टिब्रेट और कॉर्डेट में क्या छोटा सा डिफरेंस है, क्या छोटा सा फर्क है, मैं आपको समझाऊंगा। बट इतना समझ लीजिए कि ये कॉर्डेटा का मतलब होता है जिनके पास, जो फिक्री हैवान होते हैं, जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है। तो ये जो मेंढक होता है, ये कॉर्डेटा का मेंबर है और इसको क्लास एम्फीबिया में रखा गया है। किसमें रखा गया है इसको? क्लास एम्फीबिया। हम आगे चल के बढ़ेंगे। ये जो कॉर्डेटा, ये फिक्री हैवान है, इनके अंदर अलग अलग ग्रुप है। जैसे एम्फीबिया वो है जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। इसी तरह से रेप्टाइल है जो रेंगने वाले जानदार है। इसी तरह से हमारे परिंदे है, बर्ड्स है। इसी तरह से मैमल्स है, जिसको हम कहते हैं पिस्तानी, दूध देने वाले जानदार। और इसी तरह से फिशेस है, मछलियां। तो ये सारे जानदार है, इनको कहा जाता है कॉर्डेटा। उसमें से एक क्लास का मेंबर कौन है? हमारा मेंढक, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। फिर हिंदुस्तान में, यानी हमारे इंडिया में, जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाली नू है, यानी जो स्पेशीज है, जो नू है या जो स्पेशीज है या जो किस्म है, कौन सी किस्म है, कौन सी नू है? तो उस किस्म को, उस नू को कहा जाता है, क्या होती है? जो किस्म है उसको कहा जाता है राना टिग्रीना। क्या कहा जाता है इसको? राना टिग्रीना। तो जो आमतौर पे हम, हमारे पास जो मेंढक है, वो मेंढक जो हमारे हिंदुस्तान में दिखाई देती है, उसका नाम क्या है? राना टिग्रीना। तो ये नाम आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि हिंदुस्तान में पाए जाने वाला जो मेंढक है, उस मेंढक का नाम क्या है? उस मेंढक का नाम है राना टिग्रीना।
ना एक बात और याद रखिए कि ये जो एम्फीबिया होते हैं, ये जो मेंढक होता है, इसके जिस्म का दर्जे हरारत इसके जिस्म का दर्जे हरारत यकसा बरकरार नहीं रहता है। इनका जो जिस्म का दर्जे हरारत है, ये दर्जे हरारत कभी भी यकसा बरकरार नहीं रहता, यकसा बरकरार नहीं रहता। इसको याद रखना, ये बहुत अहम है। तो जब इनके जिस्म के अंदर यकसा बरकरार नहीं रहता तो फिर ये क्या करते हैं, तो इनके जो जिस्म होता है, उन जिस्म के अंदर इनका जो जिस्म होता है वो अगर इन्वायरमेंट, अगर माहौल में दर्जे हरारत तब्दील हो जाए तो इनके जिस्म का दर्जे हरारत भी क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। और अगर दर्जे हरारत तब्दील हो जाए तो दर्जे हरारत के तब्दीली की वजह से हमारे जिस्म में जितने भी खामिरे काम करते हैं वो खामिरे अपना काम करना बंद कर देते हैं, वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। उसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा ये होगा कि हमारे जिस्म में जितने भी काम जो एंजाइम्स खामरे की वजह से होते हैं वो सारे काम स्टॉप हो जाएंगे। और वो सारे काम अगर स्टॉप हो गए तो फिर हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह से ये मेंढक है, मेंढक के जिस्म का जो दर्जे हरारत है वो कभी भी बरकरार नहीं रहता। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इस किस्म के हैवानात को कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड। क्या कहा जाता है इनको, कोल्ड ब्लडेड, या इनको कहा जाता है पॉइकिलोथर्म्स। क्या कहा जाता है, पॉइकिलोथर्म, या क्या कहा जाता है, कोल्ड ब्लडेड। यानी इनका जो जिस्म होता है दर्जे हरारत माहौल के दर्जे हरारत के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। सर्दी होगी तो इनका जिस्म बहुत ठंडा हो जाएगा, गर्मी होगी तो इनके जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा गर्माहट आ जाएगी। तो माहौल जैसा चेंज होगा वैसा इनका जिस्म के अंदर जो दर्जे हरारत है वो तब्दील हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी जान जा सकती है। और इस तरह के जो एनिमल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, या उनको क्या कहा जाता है, पॉइकिलोथर्म। ठीक है, ये दो टर्म आपको याद रखना है, पॉइकिलोथर्म और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है ना, हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर अब इसमें क्या होता है, दूसरा कि ये जो एनिमल है इनको हमने कहा कि कैसे है, कोल्ड ब्लडेड है, और ये एनिमल कैसे है, ये पॉइकिलोथर्मिक एनिमल है। अब इनमें एक और सलाहियत होती है, वो क्या होती है, इनमें एक सलाहियत ये होती है कि ये अपने दुश्मन से बच सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, अपने दुश्मनों से बचते हैं। और अपने दुश्मनों से बचने के लिए क्या करेंगे, ये अपना रंग बदल देता है। क्या कर लेता है, ये अपना रंग बदल लेता है। और रंग बदलने की इस खुसूसियत को कहा जाता है कैमोफ्लेज। क्या कहा जाता है इनको, कैमोफ्लेज। तो पहली बात याद रखना है कि जो मेंढक होता है, मेंढक कैसा होता है, ये एम्फीबिया होता है। क्या होता है, ये एम्फीबिया। दूसरा, ये जो होता है, ये जो एनिमल होते हैं ये कैसे होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। इनका जो दर्जे हरारत है ये तब्दील होता रहता है। तीसरा कि ये क्या करते हैं, ये रंग बदल सकते हैं। ये क्या करते हैं, रंग बदलते हैं। और इस रंग बदलने को क्या कहा जाता है, कैमोफ्लेज। क्या कहा जाता है इसको, कैमोफ्लेज। तो इसको याद रखना है। ठीक है, तीन बातें इनके मामले में याद रखना है। इस तरह से ये जब अपनी जिस्म को रंग बदलते हैं और बचकर अपने आप को तब्दील कर देते हैं तो बेसिकली करते क्या है, रंग किसका बदलते हैं, तो ये अपना रंग जहां पर ये मौजूद है उसके हिसाब से तब्दील करेंगे। अगर ये पत्तों के दरमियान है हरे रंग के तो ये हरे कलर के हो जाएंगे। अगर ये जमीन पर है, जमीन का कलर भूरा रंग का है तो ये अपने आप को क्या कर देंगे, भूरा कर देंगे। इस सलाहियत को उनकी कहा जाता है मिमिक्री। क्या कहा जाता है उनको, मिमिक्री। तो ये क्या करते हैं, ये एक तरह से क्या परफॉर्म करते हैं, मिमिक्री। यानी हम दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, नकल उतारना।
हम दूसरे लफ्ज में क्या कहते हैं, नकल उतारना। हम ये कहते हैं कि यार मिमिक्री करो या मिमिक्री मत करिए, किसी की नकल मत उतारिए। तो ये जो मेंढक होता है, ये मेंढक क्या करता है, कैमोफ्लेज करता है, अपना रंग बदलता है, और रंग बदलने के इस अमल को कहा जाता है मिमिक्री, क्योंकि ये रंग इस तरह से बदलता है कि जहां पर वो मौजूद है उस रंग को वो अपने ऊपर चढ़ा लेगा, अडॉप्ट कर लेगा, उसके हिसाब से वो तब्दील हो जाएगा, वहां की वो नकल करेगा। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, मिमिक्री। फिर एक और चीज है कि हम अक्सर ये देखते हैं कि जो मेंढक होते हैं वो ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंडक में नहीं दिखाई देते। मेंढक जो भी होते हैं वो हमको सिर्फ बारिश के दिनों में, रेनी सीजन में दिखाई देते हैं। हमको बहुत सारी आवाजें बरसात के दिनों में ही आती है। वो आवाज ना हमको सर्दी में आती है, ना वो आवाज हमको गर्मी में आती है। उसका वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जो पहली बात हमने कहा कि ये जो एनिमल है तो ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। इनका जो जिस्म का दर्जे हरारत है वो क्या होता रहता है, वो बदलता रहता है। और अगर दर्जे हरारत बदलता रहेगा तो इनके जिस्म के अंदर होने वाली सारी रिएक्शन, सारे काम वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर वो डिस्टर्ब हो गए तो उससे उनकी क्या हो जाएंगी, मौत। तो अब ये जो एनिमल है ये आपको कभी भी सर्दी और गर्मी में नहीं दिखाई देगा। तो फिर ये करते क्या है, ये उस वक्त क्या करते हैं, इस दरमियान में ये एनिमल जो होते हैं, ये जो मेंढक होता है, इस दरमियान मेंढक अपने आप को ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंड से बचाने के लिए गहरे सुराख में चला जाता है। ये अपने आप को कहाँ लेके चले जाते हैं, गहरे सुराख के अंदर लेके चले जाते हैं। और जब ये गहरे सुराख के अंदर जाते हैं तो इस अमल को क्या कहते हैं, इस बिल तरतीब, इस अमल को बिल तरतीब, अगर वो गर्मी में कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है एस्टिवेशन। गर्मी में अगर कर रहे हैं तो उसको कहता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन को कहा जाता है समर स्लीप। क्या कहा जाता है इसको, समर स्लीप। और दूसरा होता है जिसको कहा जाता है विंटर स्लीप यानी हाइबरनेशन। क्या करते हैं वो दो तरह के काम करते हैं। एक काम को कहा जाता है, एक काम को क्या कहा जाता है, एक काम को कहा जाता है एस्टिवेशन और दूसरे को कहा जाता है हाइबरनेशन। अब ये एस्टिवेशन का मीनिंग क्या है इसको समझ लीजिए। इसको मैं समझने के लिए लिख रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है समर स्लीप। समर स्लीप यानी गर्मियों की नींद। क्या बोला जा रहा है इसको, गर्मियों की नींद। तो गर्मियों में ही क्या करते हैं, एक सुराख बनाएंगे और अंदर चले जाएंगे, वहां जाके सो जाएंगे। इसी तरह से दूसरा होता है जिसको कहा जाता है हाइबरनेशन। क्या कहते हैं उसको, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मतलब, हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप। क्या बोला जाता है इसको, विंटर स्लीप। विंटर स्लीप को मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूं, सर्दियों की नींद। क्या कहा जाता है, सर्दियों की नींद। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, ये दो तरह के काम अंजाम देते हैं अपने जिस्म को, अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि गर्मी में उनके जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ता रहेगा, सर्दियों में उनका दर्जा हरारत कम होता रहेगा। दोनों भी हालत में उनको नुकसान है। इसलिए वो क्या करेंगे, गर्मियों में चले जाएंगे सोने के लिए, सर्दियों में चले जाएंगे सोने के लिए। गर्मियों में जब वो सोते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एस्टिवेशन। और जब सर्दियों में सोते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, हाइबरनेशन। यहां पर किसी को कोई डाउट है बच्चों, बात समझ में आ रही है? कोई है ऐसा जिसको बात समझ में नहीं आई और वो भी सोने के लिए चला गया? जाग रहे हैं सब लोग? ठीक है, ये सिर्फ मेंढक के लिए था, आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो देखिए ब्राउन कलर, ये कीचड़ में है, अभी जमीन पर है तो इसलिए ब्राउन कलर है। तो ये मिमिक्री कर रहा है, कहाँ की, ब्राउन कलर की। ना अब हम बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी कि जो मेंढक होता है उस मेंढक की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो किस तरह से होती है, उसकी शक्लियात कैसी होती है, उसकी शक्लें कैसी बनी हुई है, उसका जिस्म कैसे बना हुआ है।
तो आप लोगों ने जो मेंढक होता है, मेंढक को देखा होगा, ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने मेंढक को देखा होगा, और कभी जरूरत पड़ी तो मेंढक की जो जिल्द है उसको छुआ भी होगा, है ना। तो आपको क्या लगता है, उसकी जो जिल्द होती है वो चिकनी होती है। मेंढक की जो जिल्द होती है वो कैसी होती है, चिकनी होती है और लेसदार होती है। लेसदार मतलब चिपचिपी होती है। एक तो वो कैसी होंगी, चिकनी होंगी, स्लिपरी होंगी। दूसरा वो कैसी होंगी, लेसदार होंगी यानी स्टिकी होंगी। तीसरा उसके म्यूकस के क्या होगा, उसके ऊपर म्यूकस, और इस म्यूकस की वजह से वो क्या हो जाती है, म्यूकस की वजह से वो क्या हो जाती है, लेसदार। तो वो अपने बॉडी पे, अपने जिस्म को ऊपर क्या करती है, हमेशा म्यूकस का सिक्रेशन करती है, चिपचिपे मादे का इफराज करती है। क्या करती है वो, चिपचिपे मादे का क्या करती है, इफराज करते रहती है, और इस चिपचिपे मादे की वजह से वो हमेशा कैसी रहेगी, लेसदार रहेगी। फिर हमेशा जो इसकी जिल्द है वो हमेशा, उसकी जिल्द जो है वो कैसी रहेंगी, मरतूब रहेंगी। वो कैसी रहेंगी, ह्यूमिडिटी उसकी वो क्या करके रखी है, कायम करके रखी है, ताकि उसके जिस्म से पानी निकल ना जाए, ताकि उसके जिस्म के अंदर अमल तनफुस चलता रहे। अब ये कैसा पॉसिबल है मैं आगे बताऊंगा। तो हमेशा जो इसकी जिल्द होती है वो कैसी होती है, मरतूब होती है, ह्यूमिडिटी होती है, मरतूबियत उसके अंदर होती है। फिर इसके जिस्म के जोहरी किनारे, अगर आप इसके जिस्म के जोहरी किनारे या एक्सटर्नल साइड पर अगर देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, उसका रंग ज्यादातर, जो स्किन होती है उसके रंग जो ज्यादातर डार्क इररेगुलर स्पॉट्स, क्या होते हैं उसके ऊपर, काले काले रंग के धब्बे होते हैं, जिसके साथ जैतूनी सब्ज भी होते हैं। कुछ क्या हो गए, डार्क इरेगुलर स्किन के साथ साथ उसके ऊपर क्या हो गए, जैतूनी, थोड़े से व्हाइट, थोड़े से पीले, इस तरह के, सॉरी, थोड़े से हरे और थोड़े से पीले कलर के वहां पर क्या हो गए, धब्बे भी आपको दिखाई देते हैं। फिर इसके जो चमड़े हैं, तो चमड़े का जो बतनी किनारा है, जो अंदरूनी किनारा है, वो पूरी तरह हल्का पीला होता है। वो पूरी तरह से कैसा होता है, हल्का पीला। यानी अपर की बात अगर करेंगे तो अपर पे आपको डार्क कलर दिखेगा, धब्बे दिखेंगे काले और पीले कलर के। और नीचे की अगर बात करेंगे, बतनी जानिब अगर बात करेंगे, वेंट्रल साइड पर अगर बात करेंगे, तो वो कैसा होता है, पीला। डॉर्सल मतलब पीठ वाला, वेंट्रल मतलब सामने वाला। फिर मेंढक कभी भी पानी नहीं पीता। ये क्या करता है, पानी कभी भी नहीं पीता, बल्कि इसको जिल्द के जरिए वो क्या करता है, जज्ब करता है। तो ये एक और अहम बात याद रखिए कि मेंढक कभी भी पानी नहीं पीता। हालांकि आप बोलेंगे सर वो तो पानी में रहता है, पानी पीना चाहिए, लेकिन वो पानी नहीं पीता, बल्कि वो हमेशा अपनी जिल्द के जरिए पानी को क्या करता रहता है, जज्ब करता रहता है। तो मेंढक के मामले में कुछ बातें आपको याद रखना है। पहली चीज कि उसकी जो जिल्द है वो चिकनी है, लेसदार है, क्योंकि वहां पर क्या है, म्यूकस है। फिर हमेशा उसकी ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है, हमेशा अपने जिस्म के ऊपर मरतूबियत को कायम रखता है। फिर इसी तरह से जोहरी किनारे पर, एक्सटर्नल साइड पर अगर आप देखेंगे तो एक्सटर्नल साइड पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्यादातर वहां पर डार्क इरेगुलर, यानी किसी भी शेप के, कोई उनका एक फिक्स शक्ल नहीं होगी, किसी भी शक्ल के वो होंगे। जैतूनी सब्ज होता है, यानी ग्रीन और येलो, इस तरह से वो थोड़े थोड़े कलर के होते हैं। और इसी तरह से चमड़े का बतनी जाने की बात करेंगे तो कैसा होता है, हल्का पीला। ठीक है ना। मेंढक के जिस्म की एक और बात अगर आप देखें तो मेंढक का जो जिस्म होता है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। मेंढक का जो पूरा जिस्म है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, या आप कहेंगे 3 ना कहते हो क्योंकि उसमें नेक नहीं होती, उसमें सिर्फ क्या होता है, सर और धड़ होता है। जो जिस्म है उसका 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जिस्म उसका 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है सर और दूसरा होता है धड़। एक क्या होता है, सर, और दूसरा उसमें क्या होता है, धड़ होता है। ठीक है, हेड एंड थोरैक्स, क्या कहते हैं उसको, हेड एंड, यहां पर क्या होता है, हेड एंड ट्रंक। ठीक है ना। सर और धड़ ये जिसमें उसके बांटा जाता है। गर्दन और दुम नहीं होती, इसके पास क्या नहीं होती, इसके पास ना गर्दन होती है ना दुम होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये उसका क्या है, ये है हेड, और ये बाकी का पूरा पोर्शन जो ये धड़ है जिसको क्या कहा जा रहा है, ट्रंक। तो एक होता है हेड और दूसरा होता है ट्रंक। फिर अगर मुंह की बात करें तो मुंह के ऊपर एक जोड़ा नॉस्ट्रिल पाया जाता है।
ना हो जिस तरह से हमारे पास नोज होती है, इनके पास नोज नहीं होती, बल्कि इनके पास पोर होती है, होल होती है। उन होल को क्या कहा जाता है? नॉस्ट्रिल्स। क्या कहते हैं उसको? नॉस्ट्रिल। तो ये नॉस्ट्रिल्स है, ये होल है जो उनके नाक में होता है, यानी उनके पास क्या होता है? उनके पास नोज ना होते हुए उनके पास क्या होती है? सिर्फ नॉस्ट्रिल होती है। फिर इनकी जो आईज होती है, इनकी जो आंखें होती है, आंखें बड़ी होती है। इनकी जो आंखें होती है क्या होती है? बड़ी होती है। और इन आंखों के बाजू में क्या होती है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर क्या होती है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, जिसके जरिए वो ढकी रहती है। अब ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या है? टेटिंग मेम्ब्रेन ये एक तरह की परत है जो इनके आंखों के ऊपर होती है। वो क्या करेगा? उनकी आंखों की हिफाजत करेगा। तो जब वो तैरेंगे तो वो पानी में होता है, तो उसको क्या करता है? वो महफूज रखता है। तो एक बात याद रखना है कि इनका ट्रंक है, यानी धड़ है। फिर इनका मुंह है, उसके ऊपर नाक है। वो नाक किसकी है? नॉस्ट्रिल से। पोर्स है, होल है। कंप्लीट नोज इस तरह से हमारी वो नहीं है, सिर्फ वहां क्या है? नॉस्ट्रिल है। क्या है? नॉस्ट्रिल है। फिर उसके बाद उनकी आंखें जो है, उन आंखों के ऊपर क्या होती है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, एक तरह की परत होती है, झिल्ली होती है, जो उनकी आंखों की क्या करेगा? हिफाजत करेगा जब वो पानी में क्या करेंगे? तैरेंगे। फिर इनके आंखों के दोनों तरफ इनके आंखों के दोनों तरफ झिल्ली नुमा क्या होता है? टिम्पैनम। क्या होता है उनके पास? टिम्पैनम, जिसको कहा जाता है ईयर। जिसको क्या कहा जाता है? ईयर, कान कहा जाता है। तो यहाँ पर एक और चीज याद रखना है, इनके जो कानों के ना, यहाँ पर देखिए टिम्पैनम। ये क्या है? टिम्पैनम, मतलब ये इनके कान है। तो हमारे जो कान है, हमारे कान के अंदर भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, हमारे कान में भी। लेकिन उसके ऊपर हमारे पास कान के ऊपर क्या है? ये कान की लो है, यहाँ पर ईयर पिन्ना है, ये सारे हमारे पास है। लेकिन उनके पास ये सारा स्ट्रक्चर नहीं है, ये सारी चीजें वहां पर नहीं है, वहां सीधा मेम्ब्रेन है। और उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? टिम्पैनम। क्या नाम है उस मेम्ब्रेन का? टिम्पैनम। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट आपने याद रखना है। क्या याद रखना है? आप बेसिक चीजें याद रखना है। वो क्या क्या है? ठीक, उसमें उनके पास नाक नहीं है बल्कि नॉस्ट्रिल है, कान नहीं है बल्कि टिम्पैनम। फिर ये जो ईयर है, ईयर हमारे पास क्या करती है? सूती इशारे, यानी ऑडिटरी सिग्नल। सूती इशारों को ये क्या करता है? मौसूल करता है, वसूल करता है, रिसीव करता है। हम जिस तरह से अभी मेरी बात हो रही है तो आपके कान तक आवाज आ रही है, तो ये जो आवाज आ रही है, ये आवाज कौन है? सूती इशारा, है ना? सूती इशारा उसको कहते हैं। और उसको मौसूल कर रहे हैं, यानी आप उसको क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ उर्दू में लफ्ज क्या है? मौसूल। फिर इनकी अगली और पिछली टांगे तैरने, घूमने, कूदने, कुरेदने में क्या करती है? मदद करती है। तो इनकी अगली और पिछली टांगे, पहली और आगे, तो अगली और पिछली टांगे इनके पास होती है, जो उनको तैरने में, घूमने में, फिर कूदने में और क्या में मदद करती है? कुरेदने में, यानी किसी चीज को खोदने में क्या करती है? मदद करती है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर उनके मामले में आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। नाउ अब यहां पर एक और बहुत अहम चीज है जिसको आपको समझना है। जी शायान, हेलो, हिल गया मैं, बताओ। शायान, कुछ पूछना है? ना यहां पर इनकी अगर पिछली टांगों की बात करें, तो पिछली टांगों में 5 उंगलियां होती है। हमने कहा कि इनके पास क्या है? अगली और पिछली टांगे। अगली और पिछली टांगे, ये है फ्रंट लेग यानी अगली, और ये है हाइंड लेग जो है पिछली। तो अगली और पिछली, तो पिछली टांगों की अगर बात करें तो पिछली टांगों में क्या होती है? 5 उंगलियां होती है। पिछली टांगों में कितनी उंगलियां होती है इनके पास? 5 उंगलियां होती है। और ये अगले लिम्स के मुकाबले, यानी जो पहला वाला है, ये फ्रंटल है, ये फ्रंटल है यानी अगला है, और ये कौन है? पिछला है। तो पिछले में क्या होती है? उंगलियां होती है, और ये अगले लिंग के मुकाबले में बड़ी और उजलीदार होती है।
अब ये जो पिछली टांगे हैं इनकी, इस यहाँ जो उंगलियां है, यहाँ क्या है, उंगलियां है। ये उंगलियां कितनी है, ये उंगलियां टोटल कितनी है, 5 है। फिर दूसरी बात की ये कैसी है, ये जो उंगलियां है ये कैसी है, बड़ी है। तीसरी बात की ये जो उंगलियां ये कैसी है, उजलाती है। उजलाती है मतलब मस्कुलार है। और दूसरा अगले में क्या होती है, जो अगली है, अगले में क्या होती है, 4 उंगलियां। गले में कितनी होती है, 4 उंगलियां पाई जाती है। फिर इसके जो पाँव है, पाँव का मतलब कौन हो गया, अगेन ये उंगलियां यानी हाइंड लेग वाली होगी, पिछली वाली में जालदार डिजिट्स होती है। क्या होती है, जालदार डिजिट्स होती है। यानी अगर आप इनकी उंगलियां देखेंगे तो उसके बीच बीच में यहाँ पर वेव्स होंगी, वेव्स होगी, जाल होगी। तो ये जालदार डिजिट्स होता है, जब तैरने में क्या करता है, इनकी मदद करता है। तो आपने अक्सर देखा होगा मेंढक जब तैरता है तो उसकी जो पिछले पाँव होते हैं उसके बीच में यहाँ पर क्या होते हैं, पर्दे होते हैं। उन पर्दों की मदद से यानी उन जालदार डिजिट्स की मदद से वो क्या करते हैं, तैरते हैं। फिर एक और चीज याद रखिए जो बहुत अहम है, मेंढक मेंढक ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मुजाहरा करता है। ये क्या करता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मुजाहरा करता है। यानी इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि सेक्स जो होता है या जो जिन्स होती है, तो वो जिन्स हमारे पास हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर डिपेंड है, तौलीदी आज़ा के ऊपर मुनासिर है। लेकिन इनके पास जो सेक्स है, ये जो जिन्स है, ये इनकी बॉडी के शक्लों के ऊपर डिपेंड है। अब किस तरह की शक्ल होती है जिसकी वजह से आप कहेंगे कि ये मुअन्नस है, किस तरह की शक्ल होती है जिसकी वजह से आप उसको मुज़क्कर कहेंगे, मैं आगे बताता हूँ। दूसरा, आवाज पैदा करने, आवाज पैदा करने वाले आवाजी खुली यानी वोकल सैक, इनके पास क्या होता है, आवाज करने वाली वोकल सैक होती है। और एक कॉपुलेटरी पैड, इनके पास क्या होता है, कॉपुलेटरी पैड। इनको पाए जाने की बुनियाद पे, अब यहाँ पर है ना, मैंने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। शक्लों की बुनियाद, शक्लों की बुनियाद पर जिन्स में फर्क, शक्लों की बुनियाद पे जिन्स में फर्क। अब शक्लों की बुनियाद पे जिन्स में क्या फर्क है, तो एक हो गया जिसको आप कह रहे हैं नर, और दूसरे को कह रहे हैं आप मादा। नर जो है जिसको आप क्या कहते हैं, मेल, और जो मादा होती है उसको आप क्या कहते हैं, फीमेल। एक है आपके पास नर और दूसरी कौन है, मादा। तो जो नर होता है उस नर के अंदर क्या देखने को मिलता है, उस नर के अंदर आपको देखने को मिलता है कोपुलेटरी पैड। क्या देखने को मिलता है, कोपुलेटरी पैड। और साथ ही साथ इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है वोकल सैक। क्या होता है उसके पास, वोकल सैक। वोकल सैक मतलब जिसके जरिए वो आवाज करेगा। और कोपुलेटरी पैड का मतलब होता है उसके हाथों के अंदर क्या होता है, यहाँ पर नरम नरम गद्दी जैसे वहां पर हिस्सा होता है, जिसके जरिए वो जब फीमेल के साथ जुड़ता है तो फीमेल को पकड़ने के लिए वो अपना क्या इस्तेमाल करता है, कोपुलेटरी पैड। तो जो मेंढक जिसके पास कोपुलेटरी पैड होगा और वोकल सैक होगा उसको आप क्या बोलेंगे, नर, उसको बोलेंगे मेल। और वो जो नर और मादा है इन दोनों के फर्क करने के लिए क्या है, शक्लें हैं, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो जो मेंढक होती है, मेंढक क्या शो करता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। उनका जो नर होता है उसको अगर आपको पहचानना है तो उसके अंदर क्या होगा, कोपुलेटरी पैड, और दूसरा क्या होगा, वोकल सैक। तो पाए जाने की बुनियाद पर नर मेंढक को मादा मेंढक से अलग कर सकते हैं, जो मादा मेंढक में नहीं पाया जाता। तो मादा मेंढक में क्या नहीं होता है, मादा मेंढक में कोपुलेटरी पैड नहीं होता है, साथ ही साथ क्या नहीं होता है, वोकल सैक नहीं होता है। यानी ये दो शक्लें उनके पास नहीं होती है, ये दो मॉर्फोलॉजी उनके पास नहीं होती। इसी बुनियाद पे इसको क्या कहा जाता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म।
जी, कोई है जिसको ये बात नहीं समझ आई? बात सब लोगों को समझ में आई? ठीक है जी। ये आवाज किसके लिए रुक रही है? शायान अंसारी। और किसको आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए। ठीक है, तो ये जो बातें हमने पढ़ा, ये क्या है उनकी? हाँ, तो बेटा नेटवर्क का इशू होगा, थोड़ा सा आप लोग चेक करो, ठीक है। तो ये शक्लियत के मामले में थी, ये मॉर्फोलॉजी के मामले में थी कि किस तरह की उनकी मॉर्फोलॉजी होती है, किस तरह की उनकी शक्लें होती हैं। यानी आपने जितनी बातें यहाँ पढ़े होंगे, इससे बात ये समझ में आएगी कि एक मेंढक का जाहिरी हिस्सा कैसा होता है, सामने से कैसा होता है, पीछे से कैसा होता है, सर कैसा होता है, धड़ कैसा होता है। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं शक्ल। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि यार हमने एनिमल टिश्यू पढ़ा था, हैवानी बाफ्ते पढ़ा था, अब हैवानी बाफ्तों को यहाँ पर हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो जब हम ये कहते हैं कि इनकी जिस्म होता है, तो जिस्म की वो जो स्किन होती है, तो हमने पढ़ा है कि स्किन के अंदर मुरक्कब एपिथेलियम होती है। इसका मतलब मुरक्कब एपिथेलियम के अंदर इस तरह के हिस्से हमको दिखाई देते हैं कि वहां पर धब्बे हो गए, डार्क होगा। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि वहां पर जो बाहर की स्किन है, वहां पर कौन सी बाफ्त है? एपिथेलियम बाफ्त होगी। अगर वहां पर एपिथेलियम बाफ्त है तो इसका मतलब वहां ब्लड भी जाएगा। अगर ब्लड जाता है तो इसका मतलब है वहां इत्तेसाली बाफ्त भी होगी। कौन सी इत्तेसाली बाफ्त होगी? तो खून वाली होगी। तो इस तरह से हमको समझना है कि कौन सी बाफ्त किस हिस्से में होती है, किस शक्ल में होती है, थोड़ा सा हमको समझना है। ठीक है। ठीक है। नाउ अब हम बात करने वाले एनाटॉमी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं एनाटॉमी की। ना, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का ये मतलब होता है कि अब हम यहाँ पर ये देखने वाले कि जो मेंढक है, उस मेंढक के अंदर जितने भी निजाम है, जितने भी निज़ाम है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो अमल इन्हिज़ाम हो, निज़ाम अमल तनफ़ुज़ हो, निज़ाम अज़बी हो, निज़ाम ख़राज हो, या तौलीदी निज़ाम हो, ये सारा उनके जिस्म में कैसा बना हुआ है। तो जब हम इसकी इल्म हासिल करते हैं, इसका इल्म हासिल करते हैं, इसका नॉलेज हासिल करते हैं, तब उसको क्या कहा जाता है? एनाटॉमी। ना, तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो मेंढक का जो जिस्म है, उसमें निज़ाम हाज़म है, उसमें निज़ाम अमल तनफ़ुज़ है, उसमें निज़ाम अमल अज़बी है या अज़बी निज़ाम है, या उसमें निज़ाम ख़राज है या ख़राजी निज़ाम है, या उसमें क्या है? तौलीदी निज़ाम है या निज़ाम तौलीद है। इन सभी की एक खास बनावट और काम होता है। इनकी सबकी बनावट अगर आप देखेंगे तो बहुत स्पेशल बनावट है, और इन सब के अलग अलग काम है। जैसा हाजमे का काम है खाने को हजम करना, हमारे तलफ़ुज़ का काम है ऑक्सीजन अंदर ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लाना। निज़ाम अज़बी है कि माहौल में क्या चल रहा है उसको महसूस करना। इसी तरह से एक खराजी निज़ाम है कि जिस्म के अंदर जो भी फासिद मादे बन रहे हैं, फाजिल मादे बन रहे हैं, गैर ज़रूरी मादे बन रहे हैं, उनको जिस्म से बाहर कर देना। इसी तरह से तौलीदी निज़ाम में, जिसमें हम तौलीद की बात करते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, माँ बाप से बच्चे, बच्चों से बच्चे, इस तरह से। तो इनका एक अच्छी बनावट भी है और इनके मखसूस काम भी है। ठीक है ना। निज़ाम हाजमा जो होता है, तो इनका जो निज़ाम हाजमा होता है, उस निज़ाम हाजमा के अंदर अगर आप शक्लें देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? अगर आपको याद होगा तो मैंने जब इंसानी निज़ाम हाजमा आपको बताया था, तो इंसानी निज़ाम हाजमा के अंदर मैंने दो हिस्से बताया था। एक हिस्सा मैंने आपको उस वक्त बताया था कि जो निज़ाम हाजमा होता है इंसान का, उसमें होती है ग़िज़ा की नाली। क्या होती है? ग़िज़ा की नली। और उसके बाद मैंने कहा था हाजमे के गुदूद। उस वक्त हमने कहा था दो तरह की चीजें होती है, एक होता है हाजमे के गुदूद और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हाजमे की नली।
ना यहाँ पर जो हाजमे की नली होती है, हाजमे की नली छोटी होती है। यहाँ हाजमे की नली जो होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है। और उसका रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है, इसको समझिए, ये बहुत अहम है कि मेंढक के अंदर हाजमे की नली छोटी क्यों होती है। मेंढक के अंदर हाजमे की नली छोटी इसलिए होती है क्योंकि जो मेंढक होता है, जो मेंढक होता है ये गोश्तखोर है। मेंढक कैसा है, गोश्तखोर भी है, ये इंसेक्ट्स को खाता है। क्या होता है, ये इंसेक्ट्स को खाता है, ये कॉर्निवोरस भी होता है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो होता है ये गोश्तखोर होता है, इसलिए आंतों की लंबाई छोटी होती है। इसलिए इसके पास क्या होता है, जो आंतें होती है, जो इंटेस्टाइन होती है, उसकी जो लंबाई होती है वो छोटी होती है। फिर मुंह जो होता है, मुंह दाहिनी कैफे में खुलता है। इसका जो मुंह होता है वो कहाँ खुलता है, दाहिनी कैफे में खुलता है, जो जाके कहाँ पर, फेरिंग्स। कहाँ पर जाएगा, फेरिंग्स। याद आ रहा है आपको, इंसानों के अंदर में हमने कहा था मुंह होता है, फिर मुंह के अंदर कैफा होता है, कैफे के बाद वहां क्या होता है, फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के बाद क्या होता है, लैरिंग्स होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी मेंढक के मामले में याद रखिए कि मुंह दाहिनी कैफे में खुलता है, जो फेरिंग्स के जरिए, फेरिंग्स के जरिए कहाँ चला जाएगा, एसोफेगस तक जाता है। कहाँ तक चला जाता है, एसोफेगस तक चला जाता है। अब यहाँ एसोफेगस किसको कहते हैं, हमने वहां पर पढ़ा था कि एसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होती है और वो पेरिस्टासिस करता है इंसानों के जिस्म की जब बात करें तो। अब मेंढक में क्या होता है, मेंढक में जो एसोफेगस होती है ये एक छोटी ट्यूब होती है। एसोफेगस जो होती है ये कैसी होती है, छोटी ट्यूब होती है, जो मैदे में जाके खुलती है। कहाँ जाके खुलती है, मैदे में जाके खुलती है, और जो आगे चलकर आंत बनाती है, फिर आगे चल के क्या बनाएगी, आंत। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा जो हिस्सा है, इस हिस्से को आप समझा रहा हूं मैं। तो बेसिक चीजें क्या याद रखना है कि अब हम मेंढक की बात करते हैं तो मेंढक में क्या होती है, ग़िज़ा की नली होती है, दूसरा हाजमे के हुदूद होते हैं। फिर दूसरी चीज कि इनकी जो ग़िज़ा की नली होती है वो बहुत छोटी होती है। ग़िज़ा की नली कैसी होती है, इनकी छोटी होती है। और ग़िज़ा की नली छोटी होने का रीजन क्या होता है कि ये गोश्तखोर है। ये कैसे है, गोश्तखोर है, इसलिए इनकी ग़िज़ा की नली जो होती है वो छोटी होती है। फिर यहाँ पर जो छोटी होने का बड़ा रीजन है वो क्या है कि इनकी आंतों की लंबाई छोटी होती है। इनकी क्या हो जाती है, आंतों की लंबाई। अब आंतों की लंबाई क्यों छोटी होती, क्योंकि ये हर्बीवोर नहीं है। अगर ये हर्बीवोर रहते तो ये पत्ते वगैरह भी खाते हैं, पत्ते वगैरह को हजम करने के लिए इनको क्या चाहिए, सीकम। ठीक है, तो वो नहीं है, उसका वजह ये है कि ये गोश्तखोर है। फिर हमने कहा कि इनके पास मुंह होता है, वो मुंह खुलेगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स खुलेंगी एसोफेगस में, एसोफेगस जाके खुलेगा मैदे में, और मैदा आगे चल के क्या बनाएगा, आंत। आखिर में एक बात याद रखिए, जो रेक्टम है, रेक्टम आखिर में मखरज, आखिर में किसके जरिए, मखरज, जिसको यहाँ पर कहा जाता है कोलैक का। क्या कहा जाता है इसको, कोलैक का। ये बहुत अहम है, इस लफ्ज को आपने याद रखना है। यहाँ जो मखरज है, जो जिसमें से बाहर खारिज होने वाला हिस्सा है, उसको कहा जाता है कोलैक का। क्या कहा जाता है इसको, कोलैक का। याद रहेगा, उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर कोलैक का कहा जाता है। तो कोलैक का में जाके खुलता है, ठीक है, बाहर जाके वो खुलता है। जिगर, अब यहाँ पर भी क्या है, जिगर है, यहाँ पर भी क्या है, लीवर है। तो जिगर से क्या आएगा, बाइल। हमने पढ़ा हुआ है हमारे जिस्म में भी जिगर से कौन आता है, बाइल आता है, जिसकी जिसकी तस्मीर या जखीरा, जखीरा कहाँ करके रहता है, जिसको जखीरा गॉल ब्लैडर में होता है। अब यहाँ पर ये तजमीर वर्ड आ गया, बहुत बड़ा वर्ड आ गया, तो हम इसको सिंपल ये करें, जिसका जखीरा, जखीरा कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर। क्या होता है यहाँ पर, उसका जखीरा करके रखा जाता है, इसको जमा करके रखा जाता है, और ये जखीरा करके कहाँ रखा जाता है, उसको गॉल ब्लैडर के अंदर। फिर यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर पेनक्रियास। कौन है यहाँ पर, पेनक्रियास, जो एक हाजमी हुदूद है। आपको याद आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा आपको कि हम इंसानों की तरह ही जिस्म पढ़ रहे हैं। तो इंसानों में भी हमने पढ़ा था कि क्या होता है, जिगर। इंसानों में भी हमने पढ़ा था पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाई रस पैदा करता है, जिसमें हाजमे के खामरे होते हैं। जिस तरह से हमारे जिस्म में भी क्या था, पेनक्रियाज था, उसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स थे, उसमें भी बहुत सारे खामरे थे। इसी तरह से यहाँ पर भी पेनक्रियाई रस है, जिसमें हाजमे है, जो क्या करें, जिसमें हाजमा करने के लिए खामरे हैं, एंजाइम्स मौजूद है। वो एंजाइम्स वहां पर क्या करेंगे, डाइजेशन का अमल करेंगे, हाजमे का
अमल करेंगे ना। बच्चों अब यहाँ पर हमने ये बात की, अब मैं इसको आपको थोड़ा सा डायग्राम के जरिए समझा रहा हूँ। हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ दो हिस्से हैं। एक ये हिस्सा है जिसको हम कह रहे हैं एलिमेंट्री कैनॉल, क्या कह रहे हैं हम इसको, एलिमेंट्री कैनॉल, या हम इसको क्या कह रहे हैं, ग़िज़ाई नाली। और ये क्या है, ये मुंह के दाहिनी तरफ है। किस तरफ है, दाहिनी तरफ है। दाहिनी तरफ मतलब ये कहां पर आ गया, लेफ्ट साइड में, ठीक है, बाई दाई, दाई बाई, तो ये दाहिनी तरफ है, लेफ्ट साइड में। फिर यहाँ पर जो माउथ है, उस माउथ के बाद यहाँ पर क्या होता है, एसोफेगस। एसोफेगस के बाद यहाँ पर यानी फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या होगा, एसोफेगस। एसोफेगस के बाद ये कहाँ आएगा, स्टमक यानी मैदा। मैदे से ये कहाँ पर आएगा, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से फिर ये इस हिस्से में आ रहा है। इस हिस्से को हम क्या कह रहे हैं, कोलेका, क्या कह रहे हैं हम इसको, कोलेका। और आखिर में वहां पर क्या होता है, रेक्टम। तो ये कंप्लीट हिस्सा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग़िज़ा की नाली। फिर हमने कहा हाजमे के गुदूद है, तो इसमें हाजमे का एक जो गुदूद है वो है लीवर। ये बड़ा वाला जो हिस्सा, ये कौन है, लीवर। और इस लीवर के साथ कौन जुड़ा हुआ है, गॉल ब्लैडर। हमने पढ़ा था कि हमारे जिस्म में भी क्या होता है, लीवर होता है। और वो लीवर क्या बनाएगा, वो लीवर हमारे जिस्म में भी बनाता है बाइल जूस, जिसको हम बार बार क्या कह रहे थे वहां पर, पित्त, क्या कह रहे थे हम उसको, पित्त कह रहे थे। इसी तरह से यहाँ पर भी बाइल जूस है, पित्त है, लेकिन वो बाइल जूस बनेगा तो सही लीवर में, लेकिन उसको जमा करके, उसको स्टोर करके, उसका जखीरा करके कहाँ रखा जाएगा, गॉल ब्लैडर में। कहाँ रखा जाएगा, गॉल ब्लैडर में। फिर इसी तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर पेनक्रियाज होता है। वो पेनक्रियाज क्या करेगा, वो पेनक्रियाज यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा, पेनक्रियाटिक रस का इफराज करेगा, इखराज करेगा, जो खाने के हजमे में क्या करेगा, मदद करेगा। जी, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? सर स्क्रीन नजर ही नहीं आ रही। क्या नहीं हो रही है? मैसेज करो। बच्चों मेरा नेटवर्क इशू नहीं है यहाँ पर। आप लोग एक बार तब अपने अपने नेटवर्क को थोड़ा देखो, जरा जिन लोगों का इशू हो रहा है थोड़ा सा अपने अपने नेटवर्क को चेक करो। ये सोहेल शेख का माइक क्यों ऑन है बार बार? कौन है सोहेल शेख? बेटा मेरे को मैसेज डालो, महक, सोहेल,